हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग। ठीक है, अब देखो हमने जो है पहले वाले 11 चैप्टर जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो आप उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक जो है फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस सर्विसेज। और आज हम बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। और बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, आपको बहुत सी बातें तो इसमें से पता भी है। अब बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है? बिजनेस सर्विसेज का मतलब उन सर्विसेज से है जो बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, यानी कि बिजनेस की ग्रो करने के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं वो होती है। अब देखिए, सर्विसेज यूज्ड बाय द बिजनेस। अब जो सर्विसेज है वो कौन यूज कर रहा है? बिजनेस यूज कर रहा है, बिजनेस एंटरप्राइजेस यूज कर रहे हैं इन कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने के लिए क्या यूज की जाती है? कुछ सर्विसेज ली जाती है बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा, और ये जो सर्विसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको बिजनेस एंटरप्राइजेस यानी कि जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर का मतलब जो कि बिजनेस को चलाता है, उसके लिए बहुत जरूरी होती है। अब देखिए किस किस तरीके की जो सर्विसेज है वो इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, वेयर हाउसिंग की, कम्युनिकेशन की, ये सब जो है सर्विसेज बिजनेस को चाहिए। और इसको हम डिटेल में अभी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज क्या है। नेचर का मतलब फीचर्स क्या है बिजनेस सर्विसेज की। इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी का मतलब है जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। यानी कि जो सर्विसेज है वो इंटेंजिबल नेचर की होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। अब जैसे कि बैंक है, बैंक की बिल्डिंग तो हमें दिखाई देती है, लेकिन जो बैंक हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इंटेंजिबिलिटी है। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अभी जो बिजनेस की जो सर्विसेज है वो ट्रांसफरेबिलिटी यानी कि किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, अब जिसको सर्विसेज लेनी है वो ही सर्विस लेगा। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जिसको सर्विस प्रोवाइड करनी आती है, वो ही सर्विस प्रोवाइड करेगा, इसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी का मतलब क्या है कि जितनी बार भी आप किसी से भी कोई भी सर्विस लोगे वो अलग अलग टाइप की होगी। अब देख लो कोई टीचर है, अब टीचर कोई लेसन पढ़ा रहा है, आपको कोई चैप्टर रीड करा रहा है। अब वो एक बार जिस मेथड से आपको जो भी सर्विसेज अपनी अवेलेबल करवाएगा, एक बार आपको जिस ढंग से वो चैप्टर रीड करवाएगा, जरूरी तो नहीं है ना कि अगली बार भी उसका मेथड वही हो, अगली बार भी जो वो चैप्टर पढ़ाने के बीच में जो आपको एग्जाम्पल दे रहा वही हो, अलग अलग हो सकते हैं ना। तो ये भी इसमें आता है हेट्रोजिनिटी में। नेक्स्ट है कस्टमर पार्टिसिपेशन। कस्टमर पार्टिसिपेशन जो है वो होना जरूरी है। अब मान लो कि हमने ना कहीं पे टूरिस्ट बस कर रखी है। अब जो बस चलाने वाला है ड्राइवर वो तैयार है, बस भी चलने को तैयार है, लेकिन फायदा क्या जब तक वहां पे कस्टमर ना आए। यानी कि फायदा तभी होगा ना कि जब वहां पे कस्टमर आए, उस बस में जाने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो ये कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना इसके अंदर जरूरी है, यानी कि सर्विस लेने वाला भी कोई होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन स्टॉकिंग। हम इसको स्टॉक करके नहीं रख सकते। अब ये नहीं है कि मान लो कि ट्रक है, ट्रक 1 जनवरी को कहीं नहीं गया। अब ये तो नहीं है कि 2 जनवरी को हम उससे दुगना काम ले लेंगे कि 2 जनवरी को ज्यादा काम है, ऐसा नहीं होता, उसको हम स्टॉक करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट है साइमल्टेनिटी। इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है और जो हमारा कंजम्पशन करने वाला जो कंज्यूमर है वो साथ के साथ ही सर्विस लेंगे। अब जैसे कि कोई भी टीचर है, ऑफलाइन क्लास में आपको रीड करा रहे हैं चैप्टर, अब वो टीचर तभी पढ़ाएगा और तभी साथ के साथ में क्या होगा, वो बच्चे भी वहां पे जो है अपना चैप्टर रीड करेंगे। इसी तरीके से एक डॉक्टर मान लो ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, तो वहां पे और जो पेशेंट है उसका भी प्रेजेंट होना उसी टाइम पे जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अब ये जो हमने डिस्कस किया था बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सब आती है। अब बैंकिंग की सर्विसेज है, बैंकिंग क्या प्रोवाइड करता है बिजनेस को? फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ जाए तो जो है वो अपने बिजनेस को क्या प्रोवाइड करेगा, वो लोन प्रोवाइड करेगा। वैसे भी ड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है, लोन की फैसिलिटी देता है। और अगर कई टाइम पे कई बार क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो है उसकी बिल डिस्काउंट करके भी देता है, कुछ पैसे काट के वो पैसे आपको फटाफट से दे देता है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। अब ये तो नहीं है ना कि आपने जो भी सामान बनाया अपने बिजनेस में वो पूरा साल उसका मतलब प्रोडक्शन होता रहेगा। प्रोडक्शन तो मान लो किसी 1-2 महीने में होता है या 2-3 महीने में होता है, लेकिन उसकी जरूरत क्या है, सारा साल है। उसको फिर कहीं ना कहीं तो हम स्टोर करके रखेंगे, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी को क्या बताना हो, कोई भी मैसेज देना हो, तो मैसेज कन्वे करने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज का मतलब क्या है कि मान लो आपको खतरा है कि हम कहीं पर सामान भेज रहे हैं,
तो हमारा सामान बीच में चोरी भी हो सकता है, हमारा सामान बीच में टूट फूट भी सकता है, तो ऐसे तो हमें लॉस हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो इंश्योरेंस की सर्विसेज हमें मिलती है और इंश्योरेंस का चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर ही है। वहां पे आपको अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस स्टडी करने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस के, वहां पे आप वन बाय वन सभी को डिस्कस करोगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का मतलब क्या है कि आपको सामान भेजना है कहीं पर। अब ये तो नहीं है कि रॉ मटेरियल भी वही है और आपने जो सामान बना के तैयार कर दिया, जो फिनिश्ड गुड्स है, आपके कस्टमर भी वहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। आप कहीं पे फैक्ट्री में सामान बना रहे हो, आपको वो सामान जो है कस्टमर तक, अलग अलग दुकानों तक वो सामान पहुंचाना पड़ेगा, तो वो किसकी हेल्प से पहुंचाओगे, वो आप ट्रांसपोर्ट की हेल्प से पहुंचाओगे, ठीक है। तो ये सब है आपके बिजनेस के सर्विसेज। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर बैंक। बैंक का आपको पता है, ये बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो कि क्या करता है, लोगों की जमा को स्वीकार करता है, यानी कि लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और जरूरत पड़ने पर लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में हमारे पास 3 तरीके की आती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, जिसके ऊपर ओनरशिप किसकी होती है, वो होती है गवर्नमेंट की। आजकल पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो बहुत ही कम रह गए हैं, ज्यादातर क्या खुल गए हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जिसके ऊपर ओनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट लोगों की होती है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, और अगर होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या है कि कुछ मेंबर्स मिलके कोऑपरेटिव बैंक को स्टार्ट करते हैं। किस लिए स्टार्ट करते हैं, अपने मेंबर्स की हेल्प के लिए। ये थोड़ी बहुत ही अपनी जो जमाएं हैं, जो अपनी जमा पूंजी है, जो अपनी सेविंग्स है, वो बचा के रखते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और जिस भी मेंबर को जरूरत होती है ये उसको टाइम पे वो प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के बेसिस पे हमारे पास कमर्शियल बैंक, एक हमारे पास फॉरेन कमर्शियल बैंक्स, एक हमारे पास इंडियन कमर्शियल बैंक आता है। कमर्शियल बैंक क्या होता है कि जो नॉर्मली बैंक्स होते हैं जिसके अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस करवा के आते हैं, हम अपनी जमा जो है, जो हमारी सेविंग्स है, वो वहां पे जमा भी कराते हैं। अगर जरूरत पड़ता है तो हम मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन भी ले लेते हैं, और ये क्या करता है, लोगों की डिपॉजिट्स वगैरह को भी एक्सेप्ट करता है। तो ये तो है हमारा कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन कमर्शियल बैंक, यानी कि जो इसकी ब्रांचेस है वो इंडिया में है। फॉरेन के बैंक्स होते हैं लेकिन इनकी ब्रांचेस कहां पे है, इंडिया में है, जैसे कि चार्टर्ड बैंक, ये इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है इंडियन कमर्शियल बैंक्स। इंडियन कमर्शियल बैंक्स में एक पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये पब्लिक सेक्टर बैंक जिसके ऊपर ओनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की। एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसके ऊपर ओनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट लोगों की, ठीक है। तो यहां तक का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम आगे के बैंक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स क्या है कि जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए जो कि हेल्प करते हैं, जो कि उनकी डेवलपमेंट चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे, तो ये बैंक जो है इनकी हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करेंगे, अगर इनको जरूरत होती है अपनी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करने के लिए तो ये इनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए ये इनको मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ये इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये लोन की फैसिलिटी इनको प्रोवाइड करते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती हैं, तो ये शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल करने के लिए भी इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो बैंक्स हैं इनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, इनकी गुडविल अच्छी होती है। तो लोग जो है ये सोच के कि हाँ भाई इन्होंने शेयर्स इशू करे हैं, तो ये इनके शेयर्स जो है, जो पब्लिक है वो इजिली फटाफट से खरीद लेती है, तो ये इनकी हेल्प कराते हैं। और ये अंडरराइटिंग सर्विसेज भी अवेलेबल करवाते हैं। अंडरराइटिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है, अंडरराइटिंग सर्विसेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके शेयर्स और डिबेंचर्स पब्लिक ने ले लिए तो ठीक है, अदरवाइज जो है हम आपके शेयर्स और डिबेंचर्स ले लेंगे और बदले में ये क्या ले लेते हैं, कमीशन ले लेते हैं। अब कमीशन तो ये तब भी लेते हैं अगर इनके सारे के सारे शेयर्स चाहे पब्लिक ले भी ले तब भी लेते हैं, और अगर ये खुद से खरीदते हैं तो भी ये कमीशन ले लेते हैं। तो इनका तो डबल बेनिफिट होता है। तो ये इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए ये चाहते हैं कि नए नए क्या इंडस्ट्रीज लगे, तो इसलिए इनको लोन प्रोवाइड करते हैं। अब ये अलग अलग लेवल्स होते हैं इसके, एक नेशनल लेवल है, एक स्टेट लेवल है। नेशनल लेवल पर होते हैं ये होते हैं स्टेट लेवल पर। अब ये जो इनकी जो ये आपकी पूरी की पूरी ये लाइन है, यानी कि जो इसकी पूरी फुल फॉर्म है ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखो फर्स्ट आता है आईडीबीआई। आईडीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे आप जितनी भी कॉमर्स से रिलेटेड स्टडी करोगे उसके अंदर ये आपका टॉपिक हर बार आएगा, आपको इसकी हमेशा फुल फॉर्म याद करनी ही पड़ेगी, तो इससे बेटर है आप यहीं पे इसको याद कर लो। एक होते हैं आपके स्टेट लेवल पर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एसएफसी, एक होता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एसआईडीसी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लो, आगे आपके चैप्टर्स में इसकी एक्सप्लेनेशन भी आएंगी, तो आप इसीलिए इनकी फुल फॉर्म को अभी यहाँ पे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि कृषि, ठीक है, कृषि से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए ये बैंक्स क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए, कि अगर आपको सीड, फर्टिलाइजर, कोई खाद, कोई उर्वरक खरीदने हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। एक है लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि लैंड खरीदने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक जो है 1975 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये इसीलिए बने थे ताकि जो रूरल एरियाज है, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनकी क्या हो जाए? डेवलपमेंट हो जाए, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज मिले, इसलिए ये बने थे। और जो छोटे किसान हैं उनको फटाफट से क्या मिल जाए? फाइनेंस मिल जाए, इसलिए ये इनकी स्थापना हुई थी, इसलिए इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब नेक्स्ट है आपके पास अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर आपके पास काफी सारे इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर सबसे मेन है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सभी को पता होगा, इसको अपेक्स बैंक के नाम से भी जान सकते हैं। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो काम क्या करता है? नोट इशू करता है, नोट छापता है नए नए, ठीक है। अब क्रेडिट कंट्रोल करने का काम भी करता है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कि ये देखता है कि हमें जनता को ज्यादा लोन अवेलेबल करवाना है या नहीं करवाना। अब जनता ज्यादा लोन कब लेगी? अगर उसको लगता है कि जितनी रेट पे हम लोन ले रहे हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कम है, ठीक है, लोन लेने के लिए कम है, तो वो अगर उसको लगता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगी। अगर उसको ये लगता है कि हाँ भाई जनता के पास ज्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए, तो वो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगी जिसके ऊपर वो पब्लिक को लोन मिलता है, ठीक है। तो ये है हमारे देश का सेंट्रल बैंक। अब नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एक्सिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, एक्टिविटीज के लिए लोन प्रोवाइड करती है। इसको फॉरेन ट्रेड ताकि हमारा बढ़ जाए, तो इसलिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और कब हुई थी इसकी एस्टेब्लिशमेंट? 1 जनवरी 1982 को, 1 जैन 1982। नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक्स एनएचबी। ये 1988 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसमें क्या होता है कि हाँ भाई जो हमारे देश के जितने लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाए? घर मिल जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर अवेलेबल करवाने के लिए ये बना था। नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज के लिए आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करता है। रिसर्च एक्टिविटीज के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे बैंक्स तो हो गए हैं। अभी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या है। तो अगर इससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शंस है, यानी कि कमर्शियल बैंक्स क्या क्या काम करता है। इसके प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, सोशल फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, ये हम इसी चैप्टर में कंप्लीट कर देंगे। तो फटाफट से देखिए प्राइमरी फंक्शंस क्या है। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या है? कि जो लोगों की जो जमा धनराशि है ये इसको कलेक्ट करता है, यानी कि जितने भी लोगों की सेविंग्स होती है ये इसको कलेक्ट करता है। अब देखिए अलग अलग अकाउंट में लोग अपने पैसे को जमा कराते हैं। एक होता है फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, इसको हम एफडी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये आपके पास होगी भी या आपके पेरेंट्स के पास होगी। अब आप देख भी सकते हैं इसको रियल में, वैसे अगर आपके पेरेंट्स के पास है तो इसको फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट भी कहते हैं। यानी कि जब आप बैंक में एक डिपॉजिट फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा जमा कराते हो तो बैंक वाले आपको क्या देते हैं? एक रिसिप्ट देते हैं, इतना बड़ा सा एक आपको पेपर देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। उसके अंदर जो भी अपने पैसे जमा कराता है, जिसके नाम की वो डिपॉजिट होती है, उसका नेम लिखा होता है, कितनी अमाउंट की कराई है आपने उतना लिखा होता है, और जो अमाउंट आपको इंटरेस्ट के साथ नेक्स्ट ईयर मिलेगी या जितने सालों के लिए भी आप उसको करवा रहे हो उतने सालों के बाद जितनी भी आपको इंटरेस्ट के साथ जो भी अमाउंट मिलेगी वो भी लिखी होती है।
कितना आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी लिखा होता है, तो सब कुछ मेंशन होता है। और ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि आप इसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर किसी के हाथ में कागज लग भी गया तो ये नहीं है कि कोई जाके बैंक से क्या कर लेगा, पैसे निकलवा लेगा। बैंक वाले उसी को देंगे जिसके इसके ऊपर नाम लिखा होगा। अब ये जो है जितना ज्यादा इसकी टाइम ड्यूरेशन होगी, मान लो आपने 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने साल के लिए, यानी कि जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होती है, हाई होती है। और अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो बैंक आपको कुछ डिस्काउंट काट के क्या दे देता है, आपको पैसे वापस दे देता है। आपके थोड़ा बहुत जितना आपको इंटरेस्ट बनता है उतने इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट कर देता है। नेक्स्ट है करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या है कि आप जितनी बार चाहें पैसे जमा करा लो, जितनी बार चाहें आप पैसे निकलवा लो। ये मोस्टली काम कौन करते हैं, जो बिजनेसमैन है वो करते हैं, जिनका डेली बेसिस का कैश का काम होता है कि कैश ज्यादा है बैंक में जमा करा दो, कैश की जरूरत है तो निकलवा लो। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ये लोगों की छोटी मोटी सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स इकट्ठा करें और हमारे पास जमा कराए, तो इसके लिए सेविंग डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवाते हैं। नेक्स्ट है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इसमें हर महीने अमाउंट जमा कराई जाती है और इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस के बेसिस पे ही आपको पेमेंट जो है आपको विड्रॉ करवाने के लिए आपको कहते हैं। अदरवाइज आप इसमें से पेमेंट बीच में नहीं निकलवा सकते और इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ी कम भी होती है, और जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है उसकी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी बाकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कम होता है। और इसके अंदर विड्रॉ का मतलब क्या होता है, पैसे निकलवाना। तो ये तो है आपके प्राइमरी फंक्शंस में एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट है आपके पास एडवांसिंग ऑफ लोन, कि अगर लोगों को जरूरत पड़ जाती है तो क्या बैंक लोन प्रोवाइड करता है, हाँ करता है। अब देखो ऐसे तो लोन प्रोवाइड करेगा नहीं कि कोई भी चला गया और बैंक ने उसको लोन दे दिया, किसी ने कहा मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत है तो बैंक ने फटाफट से लोन दे दिया, ऐसा नहीं होता। और अगर किसी को लोन चाहिए भी तो बहुत सारी बैंक्स जो है वो फॉर्मेलिटीज कराते हैं। एक होता है सबसे पहले हमारे पास कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि बैंक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवाता है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अपने पास बैंक कुछ ना कुछ रखवा लेता है, तो वो क्या करता है कि इतने जब तक आप इसको नहीं देते ना, अब तक जब तक आप हमारी पेमेंट वापस नहीं करोगे, मान लो किसी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो बैंक 15 लाख तक की अमाउंट का कुछ आपसे गिरवी रखवा लेता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि अगर आप इतने दिनों के अंदर पेमेंट कर जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये जो सिक्योरिटी है वो हम अपने पास रख लेंगे। तो लोग जो है वो डर के मारे वो पैसे जमा करा देते हैं कि हमने तो 10 लाख का लोन लिया, हमारी तो 15 लाख की चीज जाएगी, तो इसलिए वो दे देते हैं। तो बैंक को भी कोई नुकसान तो होता नहीं है। तो ये है कैश क्रेडिट। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक हर किसी कस्टमर को नहीं देता है। ये जो रेपुटेटेड कस्टमर होते हैं बैंक सिर्फ उनको ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जितने आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो बैंक क्या कहता है आपको कि आप थोड़े बहुत और पैसे जो है एक्स्ट्रा निकलवा सकते हो। मान लो आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज है, आपको 12,000 की और जरूरत पड़ गई, 2,000 की सॉरी, तो 12,000 रुपीज जो है आप अपने बैंक अकाउंट से निकलवा सकते हो अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है तो। एक होता है डिमांड लोन। डिमांड लोन जो है ये क्या कब प्रोवाइड कराता है बैंक, अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है तो उसको सिक्योरिटी पे रख के, ठीक है, बैंक अपने पास इसको सिक्योरिटी पे रखवा लेता है और ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, फिर लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखो मान लो आपने किसी को सामान बेच दिया और उस कस्टमर ने आपके अभी पैसे नहीं दिए, उसने आपके नाम पे क्या लिख दिया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया, अपने साइन करके आपके पास वापस भेज दिया। अब आपको उसने कह दिया कि मैं 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। अब 3 महीने के बाद वो तो पेमेंट करेगा, आपको बीच में 2 महीने के बाद ही मान लो जरूरत पड़ गई, अब उसने तो देने नहीं है, वो तो क्या कह रहा है कि 3 महीने के बाद दूंगा। अब जो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है ना, तो आप उसको लेके कहां पे जाओगे, वो आप लेके जाओगे बैंक के पास। बैंक उसको क्या कर देगा, डिस्काउंट कर देगा, यानी कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रख लेगा और आपको जितनी अमाउंट उसमें लिखी हुई है उसमें से कुछ डिस्काउंट काट के, मान लो अगर उसके ऊपर 10,000 लिखा हुआ है तो 500 मान लो बैंक ने अपने पास रख लिए, डिस्काउंट काट लिया और बाकी 9,500 रुपीज जो है वो आपको बैंक ने दे दिए। अब वो क्या काम करेगा बैंक, जब उसको पेमेंट करने की बारी आएगी, अब वो उस बंदे को पेमेंट नहीं करेगा, उस पर्सन को पेमेंट नहीं करेगा, वो किसको पेमेंट करेगा, वो बैंक को जाके पेमेंट करेगा। कौन करेगा, जो कस्टमर जिसने बिल लिखा था। तो इस तरीके से बैंक को फुल पेमेंट मिल जाती है और बैंक को क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो ये तो है आपके प्राइमरी फंक्शंस। अभी हमारे रह गए सेकेंडरी फंक्शन, सोशल फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। तो अगर आपको इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी, सोशल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस कौन से होते हैं बैंक्स के,
एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन यानी कि जो बैंक है वो अपने कस्टमर के लिए एजेंट के तौर पर भी काम करता है। अब वो क्या है, जैसे कि कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। अगर उसको मान लो कि जो उसके कस्टमर है, जो बैंक के कस्टमर है, उनके बिहाफ पे वो क्या क्या काम करता है, चेक्स को कलेक्ट करता है, उनके रेंट को कहीं और से कलेक्ट करता है या इंटरेस्ट को भी कलेक्ट करता है, और जो जो उसने पेमेंट करनी होती है वो उसके हिसाब से पेमेंट वो कर देता है उसके बिहाफ पे। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी। अगर बैंक के जिम्मे किसी ने लगाया हुआ है कि जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज हैं, जैसे कि कोई शेयर्स हैं या कोई डिबेंचर्स हैं, उसको सेल कराना है या कोई हमने किसी से परचेज करनी है, तो बैंक उसमें भी उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिमिटिंग ऑफ मनी। रिमिटिंग ऑफ मनी का मतलब है कि बैंक एक जगह से अगर किसी दूसरे पार्टी को कोई ट्रांजैक्शन जो है करनी है, किसी को कोई पैसे भेजने हैं, तो वो भी भेजने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ रेफरेंसेस। लेटर ऑफ रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि अगर बैंक ने अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन किसी फॉरेन बंदे को भेजनी हो, यानी कि जो फॉरेन जिसके साथ वो डीलिंग कर रहा हो उसको भेजनी है, या फॉरेन कस्टमर की जो फॉरेन की जो पर्सन्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन जिसके साथ वो बिजनेस डीलिंग कर रहा है, अगर उनकी कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो अपने कस्टमर को बतानी है, तो ये वाला काम भी वो करता है। नेक्स्ट जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। देखो ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि बैंक जो है लॉकर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अगर किसी को अपना सोना चांदी वहां पे रखना है तो वहां पे लॉकर मिलता है, तो वहां पे सेफली जो है रखा जा सकता है। नेक्स्ट ट्रेवलर चेक्स। अगर मान लो बैंक के किसी कस्टमर को जाना है कहीं पे ट्रेवल करने के लिए, मान लो 10-15 दिन के लिए वो कहीं बाहर घूमने जा रहा है, अब इतना ज्यादा कैश जो है वो अपने पास कैसे रखेगा। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, चलो सारा कुछ गूगल पे से हो जाता है या किसी और मेथड से हो जाता है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, बैंक जो है अपने कस्टमर को चेक्स की फैसिलिटी देता था कि उनको कैश लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, चेक ले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टेटिस्टिक्स। अब बैंक्स को ना बिजनेस की इंफॉर्मेशन की, स्टेटिस्टिक्स की काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको अवेलेबल होती है, उसको पता भी होता है, उसको समझने में भी आसानी होती है, तो बैंक जो है आसान से शब्दों में उसको वो बता देता है अपने कस्टमर को वो वाली इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में हमारे पास क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो लोगों के पास जो बेकार पड़ा पैसा है, यानी कि लोगों ने अपने पास पैसे इकट्ठे करके रख रखे हैं, अगर वो पैसे जो है वो बैंक में जमा करवाते हैं, तो अगर उन्होंने बैंक में जमा करवाए तो बैंक के पास पैसा आएगा, तो बैंक उन पैसों को कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव सेक्टर में लगा देगा, तो जिससे क्या होगा, देश का भला होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है इंड्यूसमेंट टू इनोवेशन। बैंक जो है वो अपने कस्टमर को, यानी कि जिसको लगता है कि हाँ भी ये पर्सन जो है कुछ नया काम कर सकता है, कुछ इंटरेक्टिव काम कर सकता है, तो बैंक उसको क्या करता है, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि भाई तू अपने पैसे ले और क्या कर, काम कर, ठीक है। अगर वो कुछ नए मेथड से कोई काम करेगा तो वो क्या होगा, वो अच्छा होगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है इसके अंदर, अब जो कमर्शियल बैंक है वो लोगों को भी खुद का बिजनेस करने के लिए भी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, भाई वो अपनी बिजनेस की यूनिट सेटअप कर सके। अगर उसने मान लो किसी पर्सन ने खुद की बिजनेस यूनिट सेटअप करी तो 4-5 लोगों को और काम भी मिलेगा, प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है, तो इससे काफी सारे फायदे हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन पुशिंग अप द डिमांड। डिमांड को बढ़ाने के लिए, अब लोगों के पास पैसे तो होते नहीं है कि वो ऐसे, यानी कि जो लॉन्ग लास्टिंग जो चीजें हैं उनको यूज कर सके। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास खाने पीने के पैसे ही मुश्किल से होते हैं, तो वो ऐसे इतना लंबे टाइम पीरियड तक जो सामान चल सकता है वो उसको कैसे खरीद सकते हैं। अब बैंक जो है वो क्या करता है, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्रेडिट की। क्रेडिट का मतलब कि उनको ये लोन की एक तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है ये वाला प्रोडक्ट आप भी खरीद सकते हो, कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो प्रोडक्ट चलता है। अब वो अगर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ती है तो वो जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं वो और ज्यादा उस गुड्स को बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। अब ये जो है, जो हमारा बैंक है, कमर्शियल बैंक जो है, वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भी काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मतलब क्या है कि ये इंटरनेट के थ्रू जो है पैसे इसमें एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। अब तो ये आपको वैसे भी अच्छे तरीके से पता ही है। अब एक है डायरेक्ट डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है कि पैसे कट जाना, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो कट गए, वो ऑटोमेटिक जो है वो काट लेता है। मान लो अगर आपने कहीं पे रेंट देना है या किसी शेयर होल्डर को आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, ठीक है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, डिवेंचर के ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है, तो वो ऑटोमेटिक कट जाता है। डायरेक्ट क्रेडिट, आपके पास
क्या आ जाते हैं, बैंक में पैसे आ जाते हैं। तो क्रेडिट का मतलब ये होता है, डेबिट का मतलब आपके बैंक से पैसे कट गए और क्रेडिट का मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। एक है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये तो आपको पता ही है, एटीएम सभी ने यूज किया भी होगा, 24 घंटे ये यूज करने के लिए अवेलेबल है। कोई भी जाके अपना एटीएम कार्ड उसके अंदर डाल के एटीएम मशीन में कोई भी पैसे किसी भी टाइम निकलवा सकता है। डेबिट कार्ड किसको इशू होता है, ये बैंक के कस्टमर को इशू होता है। जितने उसके पास अमाउंट अवेलेबल होती है उसके बैंक अकाउंट में, उतनी अमाउंट तक का वो पैसे जो है विड्रॉ अपने उसमें से कर सकता है। ये जस्ट लाइक एटीएम कार्ड की तरह होता है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड जो है वो हर किसी को अवेलेबल नहीं होता। जो हमारे बैंक के अच्छे कस्टमर हैं, बैंक उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ओवरड्राफ्ट की एक फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि अगर मान लो किसी के पास 10,000 रुपीज है और उसको जो है 12,000 रुपीज की नीड है, तो यानी कि अभी भी उसको 2,000 रुपीज की और नीड है, तो अब वो जो है बैंक जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो एक्स्ट्रा आपको 2,000 रुपए ऐसे ही आपको प्रोवाइड कर देगा। ये क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आप इसमें पैसे भी और ज्यादा निकलवा सकते हैं जितने आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं। टेली बैंकिंग में क्या होता है, टेली बैंकिंग में आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो बैंक में, बैंक से इंटरनेट की हेल्प से। नेक्स्ट है और लास्ट कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग को हम सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, इसमें जो कस्टमर का स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है। अब वो कस्टमर जो है वो किसी भी ब्रांच में जाके अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकता है, कहीं से भी पैसे भी विड्रॉ करा सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 12। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 जो है, जो कि इंश्योरेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।